हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि पिछले सेशन में जो हम लोग संघ की भाग 5 में संघ की कार्यपालिका में भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 63 से लेकर के 71 के बीच, आप उसको रिवीजन किए होंगे, पढ़े होंगे, पिछली क्लास समझ में भी आई होगी। आपसे हमने कमेंट बॉक्स में जवाब भी मांगा था, लेकिन आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। ठीक कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनको शपथ कौन दिलाता है। शपथ की जो हमने बात किया था, शपथ इनको कौन दिलाता है, आप लोगों का कोई इसमें जवाब नहीं था। अनुच्छेद 69 में जो हम लोगों ने पढ़ा था 69 में कि शपथ। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, पता करते रहिए। भारत के जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है, और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और त्यागपत्र दोनों एक दूसरे को देते हैं। ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। आइए दोनों के हम लोगों ने भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, ये भी पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, हमने इसको भी देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है इसको बनने हेतु क्या क्या योग्यताएं पूरी करनी है, फिर इसका गठन कैसे होता है, इसका निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, यानी उसमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने फिर उपराष्ट्रपति को पदमुक्ति कैसे की जा सकती है, उसकी नियुक्ति तो हो गई, लेकिन उसको पदमुक्ति कैसे की जा सकती है इसके विषय में भी हमने चर्चा किया था। फिर वो राष्ट्रपति कब अपने पद से अनुपस्थित होगा तो उसका उपराष्ट्रपति कैसे कार्यभारों का कितने कितने समय में कैसे निर्वहन कर सकता है, इसको भी हमने चर्चा किया था। और पदमुक्ति में यानी भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जाती है। उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के जगह पे उसे राज्यसभा का वो पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब भी हमने बताया था कि जो एक व्यक्ति एक पद के लिए निर्वाचित हो और दूसरा पद उसे स्वतः मिल जाए, वो पदेन सभापति है। तो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जो इसको हटाया जाता है, ये पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। इसीलिए सबसे पहले इसको हटाने के लिए राज्यसभा के द्वारा 14 दिन पहले लिखित नोटिस देनी होती है। इसके बाद भी अगर वो सुधरता नहीं है, अपने सही रास्ते पर नहीं आया, गलतियों को सुधार नहीं किया उपराष्ट्रपति, तो ऐसे समय में राज्यसभा क्या करेगा, प्रभावी बहुमत से। प्रभावी बहुमत क्या होता है हमने इसको भी बताया। प्रभावी बहुमत से विधेयक को पारित करेगा, प्रस्ताव को पारित करेगा। प्रभावी बहुमत के साथ साथ फिर वो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में अगर साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति का पद है मान लिया जाएगा, क्या, पदमुक्ति मान लिया जाएगा। आइए आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में जो एक अनुच्छेद छोड़े थे, अनुच्छेद 70, कुछ लोगों का जवाब था कि नहीं बताया गया, लेकिन अनुच्छेद 70 में कुछ है नहीं। अनुच्छेद 70 में वही है कि राष्ट्रपति के कुछ आकस्मिक, जब आकस्मिक उसका निधन हो जाए, आकस्मिक वो कुछ न रहे, आकस्मिक कोई राष्ट्रपति का कार्य पड़ जाए, तो ऐसे समय में अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्यों का निर्वहन कर सकता है कौन, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक, वो संसद तय करती है। ठीक, आज हम बात करेंगे हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, आज का विषय ही है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक, यानी भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हुए, कितने हुए, कौन कौन हुए, उनका देश में महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है, उनका राजनीतिक जीवन का सफर क्या रहा है, कैसे कहां तक पहुंचे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। उनके कार्यकाल को देखेंगे, उनके समय को देखेंगे। आइए चलते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो देश के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाए, जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम से आप पहले से भी परिचय है, जिनका जन्म मद्रास के तिरुतानी ग्राम में हुआ था। कहां, मद्रास के तिरुतानी ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 के रूप में हुआ, और दुनिया भर में आज भी इनके जन्म दिवस को एक शिक्षक के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, भारत में शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि इन्होंने शिक्षक होने के साथ साथ प्रोफेसर भी थे, और जो इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देश में। ठीक, जो ये बोलते हैं ना विश्वविद्यालय आयोग था शिक्षा का, 1949 में उसके अध्यक्ष रहे। इन्होंने बहुत ज्यादा देश में समाज सुधारक चीजों को शिक्षा में लाए, इसलिए इनके जयंती को जो शिक्षक लोग हैं और भी तमाम लोगों ने मांग किया। इसके बाद से 5 सितंबर 1888 को 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस अगर पूछा जाता है तो 5 अक्टूबर हो जाएगा। ये कई बार टेट सीटेट में क्वेश्चन बनते रहते हैं। मृत्यु इनकी 1975 में हो गई। आइए देखते हैं कार्यकाल। इनका कार्यकाल 13 मई से स्टार्ट होता है 1952 से, और इनकी मृत्यु 12 मई 1962 में हो जाती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, इन्हीं के समय में इन्हीं के द्वारा देखा गया पहला सदन
उच्च सदन का जो गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का। किसका? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति चुना गया। यानी ये राज्य उपराष्ट्रपति के साथ साथ भारत के जो राज्यसभा था, उच्च सदन था, उसके पदेन सभापति। राज्यसभा को ही उच्च सदन बोलते हैं, बुजुर्गों का सदन बोलते हैं, क्योंकि उसमें 30 वर्ष से अधिक आयु के लोग चुन करके जाते हैं, इसीलिए उसे बुजुर्गों का सदन बोलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, लोकसभा को आम सदन बोलते हैं। आम सदन का मतलब है जनता का सदन, जहां जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं। ठीक, वो अभी लोकसभा राज्यसभा आगे है, हम उसको बात करेंगे। संसद का गठन, लोकसभा राज्यसभा अनुच्छेद ठीक 79, 80, 81 आएंगे तो वहां पर भी बात होगी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपतियों में। तो हम लोगों ने देखा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये पहले ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति हैं जिनके समय में राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ, और ये पहले उसी राज्यसभा के क्या बने? पदेन सभापति बने। उसके साथ साथ ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। ठीक, इन्हें भारत रत्न से 1954 में सम्मानित किया गया था। ठीक, हमने इसको पिछले बार में भी राष्ट्रपति में भी लिखवाया, इसमें भी अगर आप लिखने चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके पहले अगर देखा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बनने से पहले, यानी देश का जो उपराष्ट्रपति का पद बना 1952 में जब, तो उसके पहले ही ये क्या थे? विदेशी राजदूत थे। सोवियत संघ रूस के क्या थे? भारत के विदेशी राजदूत, यानी भारत के राजदूत नियुक्त थे। कहां पर? रूस में। ठीक, नोट करिएगा, ये स्टार बना करके नोट करिएगा। उपराष्ट्रपति से पहले, उपराष्ट्रपति से पहले, उपराष्ट्रपति से पहले, उपराष्ट्रपति से पहले ए सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस के राजदूत थे, राजदूत थे। सोवियत संघ रूस के राजदूत थे, मतलब सोवियत संघ रूस में राजदूत थे। कहां के? भारत के नियुक्त हुए थे। ठीक, भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। कहां पर? सोवियत संघ रूस में। इसके बाद अगर देखा जाए तो 13 मई 1952 को ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। लिखिएगा, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति कोष्टक में लिखेंगे प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे। ठीक, राष्ट्रपति थे। ये 1962 में जब उपराष्ट्रपति पद से हटे, फिर भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। ठीक, आगे की तरफ देखा जाए तो ये कई विश्वविद्यालयों को हमने बताया था उस समय, बीएचयू से लेकर के कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर भी रहे। ठीक, और राष्ट्रपति में हमने बताया, आप वहां से जाकर के देखेंगे। सारी चीजें हर क्लासों में बताना है, बार बार रिपीट करना सही नहीं होता। आगे की तरफ राज्यसभा का गठन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। लिखेंगे, इसको भी स्टार बनाकर लिखिएगा। इन्हीं के समय में राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ। राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ और यही नाम भी दिए थे। इसको भी याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही राज्यसभा का नाम भी दिया था। ठीक, यही नामकरण उसका किए थे, राज्यसभा का उच्च जो सदन था। आगे की तरफ अगर हम देखें तो लिखिएगा स्टार बना करके, 6 दिसंबर 1961। ठीक, कहीं कहीं इसी को 63 देता है। ठीक, क्या हुआ? अखिल भारतीय सेवाओं ये उपराष्ट्रपति थे तभी, वही 61 सही माना जाता है, 63 को नहीं। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन हुआ। अखिल भारतीय सेवाएं क्या थे? ब्रिटिश स्तर पर अखिल भारतीय सेवाओं का गठन 1951 में हुआ, जिसमें 2 सेवाएं शामिल की गई थी, जिसमें था आईएएस, आईपीएस। ठीक, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ब्रिटिश के आधार पर भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया था। बाद में जब ये अखिल भारतीय सेवाओं का गठन हुआ, इसमें राज्यसभा की पूरी भूमिका होती है। ठीक,
ये संसद इस पे विचार करती है कि कैसे इसका गठन करना है। इसमें 3 सेवाओं को तब शामिल किया गया, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक, इसमें कई बार एसएससी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ चुका है कि अखिल भारतीय सेवाओं में कौन सी सेवा शामिल नहीं है, तो उसमें फॉरेन सेवा, जो विदेशी सेवा होती है वो शामिल नहीं होती है। इसमें आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये शामिल होती है। आईएफआर जो होता है फॉरेन सर्विस, वो इसमें सम्मिलित नहीं होता। अखिल भारतीय सेवाओं का इसमें राज्यसभा की भूमिका होती है। इन्हीं के समय इन्हीं के द्वारा मतलब सुझाव दिया गया, इनके द्वारा ही एक तरफ से कर लीजिए तो गठन। लेकिन आधुनिक भारत में अगर देखा जाए अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है, तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को टिक करेंगे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। आप कहीं भी नोट कर सकते हैं, 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया। इसके बाद आगे की तरफ अगर हम देखें तो 17 अप्रैल 1975 को इनका बीमारी की वजह से निधन हो गया। ठीक, आगे की तरफ देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में जो काम करने का कार्यभार संभाले वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भूमिका अपनी अदा किए। ठीक, ये क्वेश्चन यहां से बनते रहेंगे कि कौन से उपराष्ट्रपति थे जो देश के राष्ट्रपति के रूप में भी भूमिका निभाए। ठीक, और कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो देश के उपराष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाए, यानी वही चीज उलट करके भी पूछा जाता रहेगा। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए देखते हैं दूसरे व्यक्ति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे नंबर पे लिखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये देश के क्या रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति, और कार्यकाल की दृष्टि से देखा जाए तो चौथे राष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था ये हैदराबाद के क्षेत्र से थे, पठान परिवार से। ठीक, हैदराबाद आज जो तेलंगाना के क्षेत्र में इनका जन्म स्थान पड़ता है, एक पठान परिवार से संबंधित थे। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हैदराबाद। ठीक, कानून के प्रणेता, ये भी बहुत बेहतरीन ज्ञाता थे। इनका जो जन्म हुआ था 1897 में हुआ था। ठीक, किनका, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 1969 में हुई थी। कब, 1969 ईस्वी में। कार्यकाल अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल 1962 से लेकर के क्या, मई 1962 से लेकर 1900, नीचे से थोड़ा सा लिखिएगा, कार्यकाल इनका जो रहा है 13 मई 1962 से लेकर 1962, 13 मई 1962 से लेकर के 12 मई 1967। ठीक, 12 मई 1967। इसके बाद ये भारत के क्या बनते हैं, तीसरे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और बनते हैं। ठीक, आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, इसमें पहला आप यही लाइन लिखेंगे कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये 62 से लेकर के 67 तक, यानी जब 62 सन 1962 से लेकर 67 तक राज्यसभा के क्या रहे, दूसरे पदेन सभापति के रूप में काम किया इन्होंने। स्टार बनाकर लिखेंगे, दूसरे पदेन सभापति के रूप में काम किया। दूसरे पदेन सभापति के रूप में, पदेन सभापति के रूप में काम किया। दूसरे पदेन सभापति के रूप में काम किया, रूप में काम किया। अब इनका राजनीतिक जो जीवन का सफर रहा है हमने राष्ट्रपति के रूप में बताया, इसलिए यहां ज्यादा हम नहीं बताएंगे। ठीक, और इसमें लिखेंगे स्टार बना करके, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति, ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति तथा दूसरे उपराष्ट्रपति तथा तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाए, तथा तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाए। क्या निभाए, भूमिका निभाए। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, इनका 12 मई 1967 में आकस्मिक निधन हो गया। उस समय भारत के तत्कालीन जो जब राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने,
कौन, हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 के बाद जब ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे तो 69 में इनका निधन हो गया। ठीक, जब इनका जो है जुलाई 1969 में इनका निधन हुआ, तो जुलाई के बाद उसी में कार्यवाहक के रूप में वीवी गिरी साहब क्या करे, उपराष्ट्रपति थे। तब वो जब ये राष्ट्रपति बन गए 67 के बाद ये राष्ट्रपति बने, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उस समय वीवी गिरी क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक, अभी आगे इनके बाद ही वीवी गिरी साहब को पढ़ना है, तो वो उपराष्ट्रपति थे। तो इनकी आकस्मिक जब निधन हुआ तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल रहा था, लगभग वो 35 दिनों तक कार्यभार संभाले, तब तक चुनाव आ गया, तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो हमने बताया था एम हिदायतुल्लाह उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसलिए उन्होंने कार्यभार को संभाला था। ठीक, आइए चलते हैं इसमें। डॉक्टर जाकिर हुसैन पढ़े लिखे, और जब ये सदन के यानी दूसरा सदन जो राज्यसभा था इसमें चुन करके आए, उपराष्ट्रपति के रूप में पदेन सभापति की भूमिका निभाए, तो इन्होंने बताया था दोनों जो संसद के सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा में, इन्होंने कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कहा। इन्होंने सांसदों के बीच बैठ करके हमेशा यही कहा करते थे कि दोनों सदन हैं और दोनों के अलग अलग कार्य हैं, दोनों की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, दोनों का अलग अलग महत्व है। इसमें राजनीतिक किसी भी प्रकार का भेदभाव और एक निष्पक्ष सदन के रूप में कार्य करना होगा हम लोगों को मिलकर के, जिसे देश की क्या हो सके, प्रगति पर चल सके। आइए चलते हैं देश के तीसरे उपराष्ट्रपति के विषय पर। और ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनका कार्यकाल क्या रहा है, लंबे समय तक रहा है, 2 साल तक, मतलब 2 बार रहा है, लगभग 10 सालों तक, 52 से लेकर के 62 तक। इसके बाद देश के अगले एक उपराष्ट्रपति होंगे हामिद अंसारी, जिनका कार्यकाल भी 10 साल होगा, 2007 से लेकर के 2017 तक। आएंगे हम लोग अभी वहां भी, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे अब बीवी गिरी साहब तक। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें और नोट कर लीजिएगा कि 1954 में इन्होंने एक भूमिका स्टार्ट की थी, 1954 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, नोट कर लीजिएगा 1954 में प्रश्नकाल के घंटा का समय स्टार्ट किया। जो प्रश्नकाल का समय होता है, ठीक, कहां पर, संसद में। प्रश्नकाल का क्या होता है, घंटा का जो समय होता है प्रश्नकाल का, उसको इन्होंने ही 1954 में स्टार्ट किया था। किसने, सॉरी 1964 में, 54 नहीं 64 में किसने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही स्टार्ट किया था। और सदन के दोनों सदनों की क्या बताई थी, महत्ता बताई थी, इसको नोट कर लीजिएगा 1964। ठीक, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, इन्होंने ही कहा था कि जो शिक्षा है वो हमारी लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है, शिक्षा हमारी लोकतंत्र की आत्मा है और वो हमारा भविष्य निर्धारित करती है कि हमको जाना कहाँ है। किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के क्या थे, दूसरे उपराष्ट्रपति और भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में देश में भूमिका निभाई थी, जिन्होंने हैदराबाद के धरती से निकल करके देश में क्या किया था, अपना बेगुल फूंका था। आगे की तरफ हम चलेंगे तो देखेंगे वीवी गिरी साहब, क्या वीवी गिरी साहब कब से कब क्या रहे हैं इसको देखा जाएगा। तो वीवी गिरी देश के तीसरे उपराष्ट्रपति, उनका नाम नोट करेंगे वीवी गिरी। क्या, वीवी गिरी, ये राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाया है। ठीक, वीवी गिरी साहब, वीवी गिरी जो आते हैं ये उड़ीसा के ब्रह्मपुर जिला के क्षेत्र से, उड़ीसा के धरती से निकला। इन्होंने ब्रह्मपुर या कहीं कहीं ब्रह्मपुर देता है, वो उड़ीसा से थे। ठीक, उड़ीसा के धरती से पैदा होकर के आए और इनका जो जन्म है ये है 1894 ईस्वी। 1894 ईस्वी में। इनके थोड़े से तिथियां कितना कोई याद रख सकता है। आगे की तरफ इसमें इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इनका जो कार्यकाल रहा है 13 मई 1967 से लेकर 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969, क्योंकि इसी के बाद ये इस्तीफा दिए उपराष्ट्रपति पद से, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। मई के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया और जुलाई में चुनाव हुआ और इसके बाद ये अगले भारत के क्या चुन लिए गए,
राष्ट्रपति चुन लिए गए। इन्होंने ही नीलम संजीव रेड्डी को, जब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना करके 1969 में इंदिरा गांधी ने उतारा था, उनको पराजित किया था पहली बार। कौन? वीवी गिरी, वरागिरी वेंकट रमन। ठीक, जो आगे देखा जाए तो वीवी गिरी साहब भी भारत के, देखा जाए तो कौन से राष्ट्रपति तब हो जाएगा? पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी साहब ने देश में योगदान दिया, और उपराष्ट्रपति के रूप में क्या, तीसरे नंबर पर इन्होंने योगदान दिया था। यानी तीसरे उपराष्ट्रपति और भारत के चौथे उपराष्ट्रपति के रूप में इनके देश में क्या रहा, इनका योगदान रहा है। इनको सब कुछ, शिक्षा से क्षेत्र से लेकर के सदन की महत्ता में भी इन्होंने सांसदों के प्रति बेहतरीन भूमिका अदा करने के कारण इनको जो 1975 में भारत रत्न दिया गया था। ये 85 में एक्सपायर हुए थे। 1975 में इनको भारत रत्न दिया गया था। बस नोट कर लीजिएगा, बाकी इनके विषय में हमने बताया। 1975 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न। और ये भी आप नोट कर लेंगे, ये देश के तीसरे उपराष्ट्रपति, भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में काम किए। इन्होंने सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। कौन? वीवी गिरी साहब। इसको भी नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने देखेंगे कि सबसे पहले नीलम संजीव रेड्डी को इसने चुनाव में हराया भी। ठीक, आगे की तरफ ये अगले भारत के राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाए। इसके पहले का राजनीतिक सफर हमने राष्ट्रपति के रूप में बताया है। अब आगे की तरफ हम देश के अगले उपराष्ट्रपति के बारे में चलेंगे, जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक। क्या? गोपाल स्वरूप पाठक। देश के चौथे उपराष्ट्रपति का नाम होगा गोपाल स्वरूप पाठक। चलिए, गोपाल स्वरूप पाठक, इनको याद रखेंगे, गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। चौथा, गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। आइए देखते हैं गोपाल स्वरूप पाठक जी जो थे, इनका उपराष्ट्रपति के रूप में हमारे देश में योगदान क्या क्या रहा है। बरेली के, उत्तर प्रदेश की बरेली के धरती से, सुरमा की नगरी और बांस की जो नगरी बोली जाती है, बरेली। ठीक, उल्टे बांस बरेली को, सुरमा की धरती बरेली को ही कहा जाता है। ठीक, इसी बरेली की धरती से निकल करके गोपाल स्वरूप पाठक ने देश में जो उपराष्ट्रपति के रूप के, चौथे उपराष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाई है, इसको हम लोग देखेंगे। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ। कब? 1896 ईस्वी में। और 1982 में इनकी क्या हो गया? निधन हो गया 1982 में। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 31 अगस्त 1969 से, 31 अगस्त 1969 से, यानी जब एम हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक भूमिका निभाई। उसी समय इनको अगस्त 1969 में फिर से चुनाव हुआ और इनको चुना गया। फिर 30 अगस्त 1974 तक इन्होंने देश के उपराष्ट्रपति के रूप में क्या किया? भूमिका निभाया इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक, आइए आगे की तरफ चलेंगे। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, क्योंकि गोपाल स्वरूप पाठक का राष्ट्रपति के रूप में चर्चा नहीं हुई, तो इनके विषय में थोड़ा सा राजनीतिक धारा क्या रही है, इनकी चर्चा किया जाएगा। लिखेंगे ये 1945 और 46 के बीच, 1945 और 46 के बीच क्या रहे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी रहे। 1945-46 में कानून की डिग्री की पढ़ाई किया था इन्होंने, गोपाल स्वरूप पाठक। आगे की तरफ लिखेंगे ये राज्यसभा के सदस्य रहे। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ये राज्यसभा के जब सदस्य कब रहे हैं, इसको नोट करिएगा। 1960 से लेकर 66 तक, और इसके बाद इसके बीच में रहे 66 से लेकर के जो है 67 तक। 1966 से लेकर के फिर 67 तक रहे। ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आगे की तरफ लिखिएगा स्टार बना करके। फिर 1966 और 67 में ही जब ये राज्यसभा के सदस्य थे, उसी समय क्या हुआ था, ये भारत के कानून मंत्री भी रहे। चलिए, वर्तमान समय में भारत के कानून मंत्री कौन है जी? पता करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भारत के कानून मंत्री वर्तमान समय में कौन है।
आगे की तरफ अगर हम देखेंगे स्टार बना करके इनका राजनीतिक करियर और लिखिएगा। ये मैसूर के गवर्नर भी रहे हैं, मैसूर, ठीक, जो कर्नाटक का हिस्सा था कभी, उस मैसूर के गवर्नर भी रहे। नोट करिएगा कब, 13 मई 1967, 13 मई 1967, 13 मई 1967 से लेकर इसके बाद 31 अगस्त 1969 तक, 30 अगस्त 1969 तक जो है मैसूर के गवर्नर रहे। मैसूर के गवर्नर, कहाँ का, मैसूर के गवर्नर, मैसूर के गवर्नर के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई, गवर्नर भूमिका निभाई। ठीक, नोट कर लीजिएगा, 13 मई 1967 से लेकर के 30 अगस्त 1969 तक मैसूर की भूमिका निभाई। इसके बाद 31 अगस्त 1969 से लेकर के 30 अगस्त 1974 में भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में क्या किया, इन्होंने, गोपाल स्वरूप पाठक ने देश में अपने भूमिका अदा की है। ठीक, आगे की तरफ इसमें लिखेंगे हम ए स्टार बना करके, मैसूर बंगाल, सॉरी मैसूर बंगलौर, मैसूर बंगलौर, बेंगलोर, कर्नाटक, कर्नाटक के जो विश्वविद्यालय थे, कहाँ कहाँ के, मैसूर के, बेंगलोर के और कर्नाटक के विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे, वाइस चांसलर, ठीक, कुलपति रहे। इन्होंने कुलपति की भी भूमिका क्या किया है, अदा किया है। ये थे गोपाल स्वरूप पाठक, जिनका योगदान इंदिरा गांधी की सरकार में रहा। ये भारत के कानून मंत्री भी रहे, फिर मैसूर के गवर्नर के रूप में भूमिका इन्होंने निभाया, फिर मैसूर, बंगलौर और कर्नाटक के जो विश्वविद्यालय थे उनके कुलपति के रूप में भी भूमिका निभाया। ठीक, आगे की तरफ हम लोग बढ़ करके चलेंगे देश के 5वें उपराष्ट्रपति के बारे में, जिनका नाम था क्या, बीडी जत्ती साहब, क्या, बीडी जत्ती। ठीक, बीडी जत्ती। आइए देखते हैं बीडी जत्ती कौन थे। बीडी जत्ती, देश के 5वें उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती। ठीक, देश के 5वें उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती, जो बंगलौर की धरा से आए हुए थे। देश के 5वें उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती, बीडी जत्ती, बीडी जत्ती। ब्रह्मस्वरूप दान पाठक, इस तरह से इनका कुछ और नाम करके है विस्तृत में। ठीक, बीडी जत्ती। आइए देखते हैं बीडी जत्ती। बीडी जत्ती कहां से आए थे, बेंगलोर से। कहां से, बंगलौर। ठीक, अब वही बेंगलोर बंगलुरु हो गया, कर्नाटक की राजधानी, भारत की वैज्ञानिक राजधानी। ठीक, बेंगलोर। आइए देखते हैं इनका जो जन्म हुआ, बीडी जत्ती साहब का जन्म लिखिएगा 1912 और मृत्यु 2002 में। इनके कार्यकाल का समय इंदिरा गांधी के ही सरकार में 1974 से रहा है, लिखेंगे 31 अगस्त 1974, 31 अगस्त 1974। ठीक, 31 अगस्त 1974, कब से कब तक रहा है, इसके बाद लिखेंगे 74 के बाद 30 अगस्त 1979, 30 अगस्त 1979, 30 अगस्त 1979 तक इनका कार्यकाल देश में रहा। ठीक, बीडी जत्ती साहब ये भी भारत के और कुछ नहीं रहे, केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के रूप में भूमिका अदा किया है, इन्होंने राष्ट्रपति नहीं थे। आइए चर्चा करते हैं इनके राजनीतिक जीवन के सफर के। ये कई बार महाराष्ट्र की सरकार में मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी की सरकार थी, उसके नेतृत्व में इन्होंने क्या किया था, वहां पर महाराष्ट्र में कई बार सरकारों में ये चुन करके मंत्री भी रहे। ठीक, तो इसको नोट करेंगे, तो नोट कर लीजिएगा कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, देसाई के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में, सरकार में मंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, कई विभागों के मंत्री भी रहे। आगे की तरफ लिखेंगे मैसूर राज्य के सीएम भी रहे। मैसूर जो उस समय राज्य हुआ करता था, कर्नाटक तब नहीं था, मैसूर राज्य के सीएम भी रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री के पद भी संभाला इन्होंने मैसूर में। आगे की तरफ लिखेंगे इसके बाद पुदुचेरी एवं उड़ीसा, पुदुचेरी एवं उड़ीसा, पुदुचेरी एवं उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे, उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे, उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे। ठीक, उड़ीसा के क्या रहे, राज्यपाल भी रहे। आगे इन्हीं के समय में
1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, किसकी? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार। गैर कांग्रेसी का मतलब कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी का, जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। ठीक, 74 से 78 के बीच में इन्हीं के समय में भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। पुदुचेरी उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे। आगे की तरफ नोट करेंगे इसमें स्टार बना करके, ऐसे उपराष्ट्रपति, ठीक, जिनके समय में क्या बनी थी? गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आप ये भी नोट कर लेंगे, ऐसे उपराष्ट्रपति जिनके समय में क्या हुआ था? गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। क्या? गैर कांग्रेसी सरकार। आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे उपराष्ट्रपति जिनके समय में क्या हुआ था? गैर कांग्रेसी सरकार बनी हुई थी। मोरारजी देसाई की 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। आगे की तरफ अगर देखा जाए तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किए थे? बीडी जत्ती साहब। फखरुद्दीन अली अहमद जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में थे तो उनकी जब मृत्यु हो गई 1977 के आसपास, तो जब 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है तो ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, तो इन्होंने कार्यवाहक के रूप में भूमिका अदा किया था। लिखेंगे ए स्टार बना करके, ए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में भूमिका अदा किए। कब? 1977 में अदा की। 1977 में, ठीक, 1977 में। कितने दिनों के लिए? 5 मंथ के लिए, 5 महीने के लिए इन्होंने क्या किया था? भूमिका अदा किया था। ठीक, अब अगले हम उस व्यक्ति के पास चलेंगे जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए। वो अगले देश के छठवें, भारत के जो छठवें हैं, क्या है? उपराष्ट्रपति हैं एम हिदायतुल्ला। आइए हम चलते हैं एम हिदायतुल्ला के बारे में बात करेंगे अब। क्या? एम हिदायतुल्ला अगले देश के छठवें उपराष्ट्रपति एम हिदायतुल्ला। आइए देखते हैं एम हिदायतुल्ला के बारे में, क्या है एम हिदायतुल्ला का योगदान देश में। मध्य प्रदेश के बैतूल से निकले हुए, बैतूल जिले से कौन? एम हिदायतुल्ला। आइए देखते हैं एम हिदायतुल्ला। हमने बताया कि कहां से? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। नोट करिएगा, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जन्मे एम हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, ठीक, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला। जन्म और मृत्यु, इनका जन्म 1905 में और मृत्यु 1992 में हुआ। मृत्यु, ठीक, जन्म और मृत्यु। आइए देखते हैं इनका जन्म और मृत्यु। जन्म हमने बताया 1905 में हुआ और मृत्यु 1992 में। 1905-1992। ठीक, कार्यकाल इनका क्या रहा है? ठीक, आइए कार्यकाल को इनको देखते हैं। तो 31 अगस्त 1979, 31 अगस्त 1979 से लेकर के 30 अगस्त 1984 तक रहा है। ठीक, 1984 तक कार्यकाल। थोड़ा सा समय देख करके नोट करिएगा। इस समय देश की स्थितियां संवेदनशील थी, सरकारें बन रही थी, बिगड़ रही थी। ठीक, और 84 में सिख दंगे भी हुए। ठीक, सिख दंगा तो बाद में हुआ, इनके उपराष्ट्रपति हटने के बाद। लेकिन समझिएगा, अब एम हिदायतुल्ला भारत के क्या थे? पहले ध्यान में रखना है कि एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस पहले थे। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। हाई कोर्ट के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। आगे की तरफ अगर हम नोट करेंगे इसमें, तो ये नोट करिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
न्यायाधीश बने। पहले ये न्यायाधीश के रूप में बने, तब मुख्य न्यायाधीश बने। कब? 1958 में। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये भारत में इसके बाद मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक, चीफ जस्टिस के रूप में जब भूमिका निभा रहे थे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनकी अचानक मृत्यु हो गई। कब? 1969। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्यभार संभाल लिया। तब तक देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा और आवश्यकता पड़ी राष्ट्रपति के चुनाव के लड़ने के लिए, तो वीवी गिरी साहब ने उपराष्ट्रपति से और कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे राष्ट्रपति के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, और जब खाली हो गया तो उसको संभालने के लिए कोई चाहिए। तो ऐसे समय में अगर खाली होता है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही उस पद को क्या होता है, संभालता है। तो ये उसी समय कब? 25 फरवरी 1968 को क्या हुआ? 25 फरवरी 1968 को ये भारत के क्या हुए? भारत के सीजीआई नियुक्त हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई। ठीक, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे। तो इन्होंने क्या किया? कार्यभार संभाल लिया। ठीक, लगभग 35 दिनों तक इन्होंने कार्य किया था। ठीक, लिखिएगा यहाँ पर 1969 में, 1969 ईस्वी में, ठीक, 1969 में 35 दिनों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। 35 दिनों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, क्या? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका अदा की। राष्ट्रपति के रूप में भूमिका अदा की। राष्ट्रपति के रूप में क्या की? भूमिका अदा की। ठीक, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया इन्होंने? भूमिका अदा किया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो ये जब राष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका में निभाए तो उस समय भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का पद था वो खाली हो गया। तो ऐसे समय में जो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि उस समय कार्यवाहक, तब सीजीआई कार्यवाहक कौन बना था, यानी चीफ जस्टिस आपने लिया तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। उस समय सीजीआई कार्यवाहक के रूप में कौन कार्यभार संभाला? कार्यवाहक, क्योंकि वहां मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया ना। तो कार्यवाहक के रूप में जेसी शाह इन्होंने कार्यवाहक के रूप में क्या किया था? भूमिका अदा किया था। ठीक, आगे फिर वीवी गिरी साहब अगस्त 1969 में क्या किए? देश के तीसरे राष्ट्रपति बने। ठीक, चौथे राष्ट्रपति बने वीवी गिरी साहब। तब से उन्होंने पदभार को संभाला। चलिए आगे की तरफ हम देखेंगे। फिर वापस कहाँ जो है इनके बाद अगर चलेंगे देखेंगे तो ये मुंबई गए, और मुंबई के बाद फिर 9 साल के बाद आए, फिर देश में 9 साल के बाद आए तो 1979 में फिर इन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक, लिख लेंगे इसको भी कि 9 साल के लिए फिर मुंबई चले गए। इसके बाद ठीक 1969 के बाद जब भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर लिए तो लगभग 9 सालों के लिए मुंबई चले गए, और मुंबई से फिर पुनः दिल्ली आए, और दिल्ली जब आए तो इन्हें फिर भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया 1979 से लेकर के 1984 तक। अब आगे देश के 7वें हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम हम लोग पहले राष्ट्रपति के रूप में पढ़ा भी है, आर वेंकट रमन के बारे में। ठीक, क्या? आर वेंकट रमन के बारे में, जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि वो देश के कई प्रधानमंत्रियों का उन्होंने मूवी देखा था। आइए देखते हैं 7वें उपराष्ट्रपति के बारे में। क्या? देश के 7वें उपराष्ट्रपति के बारे में। चलिए देश के 7वें उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका नाम क्या है? सीधा अब हम लोग अध्ययन करेंगे, केवल समय, फालतू चीजें नहीं। ठीक, जिसका नाम था आर वेंकट रमन। देश के 7वें जो उपराष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन। ठीक, आर वेंकट रमन ये जो आए थे तमिलनाडु के तंजौर की धरती से आए हुए। कहां से? तमिलनाडु के तंजौर से। नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु के तंजौर की धरती में पैदा हुए आर वेंकट रमन। भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने भूमिका अदा की। ठीक, अनेक परिस्थितियों में अनेक सरकार इनके समय में भी बनी। इनका जो जन्म हुआ 1910 में हुआ, और जो इनकी मृत्यु हुई है 2009 में हुई। ठीक, कार्यकाल देखेंगे, इनका जो कार्यकाल रहा है, इनका रहा है 31 अगस्त 1984 से लेकर 31 अगस्त 1984 से लेकर के इनका जो कार्यकाल रहा है 24 जुलाई 1987 को रहा है। 24 जुलाई 1987। ठीक,
इसी के बाद ये इस्तीफा देकर के क्या करिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिए और 87 से लेकर के लगभग 92 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार निभाए हैं। ठीक 92 में ही फिर पंडित शंकर दयाल शर्मा भारत के अगले राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन ये 87 से लेकर 92 के बीच में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाए कौन, आर वेंकट रमन। उस समय देश की अनेक परिस्थितियों में सरकारें बनती रहीं, गिरती रहीं, राजीव गांधी की सरकार गिर गई, वीपी सिंह 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर सिंह 8 महीने के लिए, फिर पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। तो 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल मुंह देखने वाला भी, शपथ दिलाने वाले 3 प्रधानमंत्रियों को, ठीक कौन, आर वेंकट जो रमन है ए, और इसके बाद पंडित शंकर दयाल शर्मा भी भारत के 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए। ठीक, इसको जानते रहिएगा। आगे चलेंगे हम लोग, इनके राजनीतिक जीवन के सफर में हमने राष्ट्रपति के रूप में चर्चा किया है, लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, कुछ लिखिएगा ए स्टार, यानी उसमें जो कुछ छूटा होगा इसमें पूरा हो जाएगा। ए हाई कोर्ट, ए हाई कोर्ट, ए हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, के न्यायाधीश रहे, बस इतना ही लिखे, के जज भी रहे। ठीक, ये मद्रास हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे, जज के रूप में भी काम किए। लिखिएगा 1950 में ये संसद सदस्य के रूप में चुने गए, संसद के सदस्य के रूप में, संसद के सदस्य के रूप में इन्हें 1950 में चुना गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1952 में जब लोकसभा का गठन हुआ, 17 अप्रैल 1952 को जब लोकसभा का गठन हुआ, तो ये लोकसभा के लिए चुने गए, 1952 में के लिए चुने गए। कौन, वेंकट रमन। आगे की तरफ आर वेंकट रमन, आगे की तरफ नोट करेंगे तो ये 1957 और 67 के बीच, 1957 और 67 के बीच, ठीक क्या हुआ, 67 के बीच तमिलनाडु विधानसभा के विधायक चुने गए और अनेक विभागों के क्या रहे, मंत्री रहे, अनेक विभागों में मंत्री भी रहे। ठीक, आगे की तरफ अगर हम इनको देखें तो ये योजना आयोग के सदस्य के रूप में काम किए, योजना आयोग के सदस्य भी रहे, योजना आयोग के सदस्य भी रहे। कब योजना आयोग के सदस्य रहे, 1967 से लेकर के 71 के बीच। ठीक, योजना आयोग का कार्य क्या होता है कभी चर्चा करेंगे, ठीक, या इकोनॉमिक्स की जो क्लासें चलेंगी उसमें चर्चा हो जाएगा। ठीक, योजना आयोग क्या होता है, उसके जगह पे आज नीति आयोग जो जगह ले लिया, किसका प्रारूप था, ठीक, कौन सी समिति ने सिफारिश किया, ये सारी चीजें देख लिया जाएगा कभी। आगे की तरफ अगर देखा जाए तो ये इंदिरा गांधी की सरकार जो थी, ठीक, उसके पहले इंदिरा गांधी की सरकार में भारत के वित्त मंत्री, फिर 80 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने भूमिका अदा की थी। इसको भी नोट करिएगा। पहले क्या बने थे, उपराष्ट्रपति बने, बाद में राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या किया था, कार्यभार संभाला था। आगे की तरफ हम चलेंगे। अब आर वेंकट रमन के बाद देश के 8वें उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। क्या, देश के 8वें उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम होगा पंडित शंकर दयाल शर्मा। क्या, पंडित शंकर दयाल शर्मा। आइए, पंडित शंकर दयाल शर्मा को मध्य प्रदेश की धरती से आए हुए जो देश के 8वें उपराष्ट्रपति हुए, कौन, पंडित शंकर दयाल शर्मा। हमने बताया था ये शिक्षा मंत्री भी थे, कौन, पंडित शंकर दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश में कई बार अनेक विभागों के मंत्री, फिर शिक्षा मंत्री भी के रूप में भी इन्होंने काम किया। और उस समय भोपाल स्टेट हुआ करता था, मध्य प्रदेश स्टेट नहीं था। मध्य प्रदेश स्टेट जो बना 1956 में बना, ठीक, उसके पहले भोपाल स्टेट हुआ करता था। तो वहाँ के सीएम के रूप में, फिर बाद में शिक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। और जब शिक्षा मंत्री का काम कर रहे थे उसी समय एक विद्यालय में गए, और जब विद्यालय में गए तो वहाँ पर ग से गणेश पढ़ाया जाता था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा के इस प्रारूप को बदलना होगा, और इसको बदलने के लिए एक काम करना होगा, हम लोगों को बदलने के लिए काम एक करना होगा कि ग से गणेश की जगह पे ग से गधा हो, ताकि कोई इस तरह से धर्म विशेष की बात ना हो। जो गधा है वो एक धर्म विशेष की बात नहीं है वहां पर, ठीक।
तो इन्होंने उसको बदलाव किया था अपने समय में। तो ये शिक्षा के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया, कानून की पढ़ाई भी किए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने भी काम किया। आइए देखते हैं पंडित शंकर दयाल शर्मा के का जन्म को और मृत्यु को। पंडित शंकर दयाल शर्मा का जो जन्म हुआ 1918 में हुआ था। कब? 1918 में, 1918 में, और 1999 में इनकी मृत्यु हो गई। कार्यकाल देखेंगे हम पंडित शंकर दयाल शर्मा का, जो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा है। अगर राष्ट्रपति के रूप में देखा जाए तो 92 से लेकर 97 के बीच में, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में तो इनका 3 सितंबर 1987 से लेकर, ठीक, 1987 से लेकर के 24 जुलाई 1992। इसके बाद ये देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होंगे 92 के बाद। कौन? पंडित शंकर दयाल शर्मा। ठीक, ये इंदिरा गांधी की सरकार में कई बार रक्षा मंत्री के रूप में, दूरसंचार मंत्री के रूप में भी काम किए। ठीक, इनमें ज्यादा कुछ बताने के नहीं। और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक, और बीच में पंजाब के भी क्या रहे, राज्यपाल भी रहे। इनको हमने पहले चक्कर में बताया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। अगले व्यक्ति के बारे में हम चलेंगे। चलिए, KR नारायणन, ठीक, उनको भी नोट कर लीजिए, जिनके विषय में चर्चा हुई है। KR नारायणन अगले देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में KR नारायणन को चुना गया। KR नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। KR नारायणन दलित राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति ने नारायणन। और हमको आप बताएंगे देश का प्रथम दलित उपराष्ट्रपति कौन था। ठीक, KR नारायणन। आइए देखिए, KR नारायणन पंडित शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश की धरती से थे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे की तरफ इसमें अगर देखेंगे तो हम KR नारायणन जो थे एक केरल से थे। ठीक, एक दलित और बहुत निम्न परिवार से उठ करके इस देश स्तर पर आए थे और देश के कई जगहों पर उच्चायुक्त का इन्होंने कार्य किया था। ठीक, अलग अलग देशों में राजदूतों के रूप में भूमिका निभाई, फिर राज्यसभा में भी रहे, फिर देश के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में भी KR नारायणन ने भूमिका अपनी अदा की है। आइए देखते हैं इसमें इनका जो जन्म हुआ, जन्म और मृत्यु। KR नारायणन का जन्म और मृत्यु नोट करिएगा, जन्म और मृत्यु। इन जिनके विषय में चर्चा हो गई है, राजनीतिक जीवन का सफर वही रहा है जो राष्ट्रपतियों में रहा। ठीक, तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये 97 में राष्ट्रपति बने थे। लिखिएगा इनका जन्म 1920 और मृत्यु 2005। ठीक, कार्यकाल लिख लेंगे, इनका कार्यकाल लिखिएगा, कार्यकाल। ठीक, KR नारायणन का जो कार्यकाल रहा है, क्या रहा है KR नारायणन का कार्यकाल। ठीक, नोट करिएगा कार्यकाल इनका 21 अगस्त 1992, उपराष्ट्रपति के रूप में ना, राष्ट्रपति तो 97 से होगा। 21 अगस्त 1992 से लेकर के 24 जुलाई 1997। ठीक, 21 अगस्त 1992 से लेकर के 24 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा देश के। इसके बाद 97 के बाद ही भारत के अगले राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक, तो इनके विषय में चर्चा हो गई। केरल की धरती से, इंग्लिश के अच्छे जानकार, भारत के कई देशों में विदेशों में उच्चायुक्त, भारत का उच्चायुक्त के रूप में काम किए हैं, राजदूत के रूप में काम किए हैं। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे देश के 10वें उपराष्ट्रपति के बारे में, जिसका नाम था कृष्णकांत। क्या? कृष्णकांत। देश के अगले उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। 10वें 9 हो गए, 10वां देखेंगे हम लोग कृष्णकांत के बारे में। कृष्णकांत। ठीक, आइए श्री कृष्णकांत के बारे में देखेंगे, देश के 10वें उपराष्ट्रपति के बारे में। श्री कृष्णकांत भी बहुत साधारण स्वभाव के व्यक्ति। ठीक, और इनका आजादी के हिस्से में अगर देखा जाए तो इन्होंने भी कई शुरुआत में आंदोलनों में, आजादी के समय में लास्ट चरण में भाग लिया था, जब देश आजादी के पड़ाव में था। तो इनका जो क्षेत्र रहा है कृष्णकांत का, ये जो इन्होंने 1927 से लेकर के 1927 में पैदा हुए और 2002 में इनकी मृत्यु हो गई दिल के दौरा पड़ने के कारण। ठीक, आगे की तरफ इसमें अगर देखें तो इनका जो कार्यकाल रहा है ये 21 अगस्त 1997 से लेकर
ठीक 21 अगस्त 1997 से लेकर 27 जुलाई 2002, 27 जुलाई 2002, 27 जुलाई 2002। ठीक, आगे की तरफ इसमें देखा जाए तो एक ही चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था PUCL। ठीक, इसका 1976 में गठन हुआ था। एक मानवाधिकार निकाय है। मानवाधिकार निकाय का मतलब जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था, उसी में इनका भी सहयोग था। लिखेंगे क्या इसका मतलब है? पीपुल्स 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 यूनियन यूनियन पीपुल्स यूनियन यूनियन फॉर सिविल सिविल फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक, इसका मतलब था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। 1976 में इसका गठन हुआ था। ठीक, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। एक मानवाधिकार निकाय था। ठीक, मानव के अधिकारों के बात करता था। इस निकाय का गठन 1976 में हुआ था, जिसमें इनकी भूमिका बहुत ज्यादा थी श्री कृष्णकांत की। आगे की तरफ लिखेंगे कि इनका 27 मतलब जो है 27 जुलाई 2002 को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका आकस्मिक निधन हो गया। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। देश के अगले जो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, उनका नाम है भैरों सिंह शेखावत। क्या? भैरों सिंह शेखावत। आइए देखते हैं देश के अगले उपराष्ट्रपति के बारे में। भैरों सिंह शेखावत, 11वें उपराष्ट्रपति होंगे भैरों सिंह शेखावत। नोट करिएगा, भैरों सिंह शेखावत। देश के कौन से 11वें उपराष्ट्रपति? भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। ठीक, भैरों सिंह शेखावत जो आए, ये राजस्थान के सीकर जिले से थे। ठीक, राजस्थान के सीकर। ठीक, राजस्थान के सीकर से आए हुए। इनका जो जन्म हुआ 1923 में, और इनकी जो मृत्यु हुई ये 2010 में। ठीक, नोट कर लीजिएगा, 2010 में इनकी मृत्यु हुई और 1923 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ये इनका भी योगदान बहुत अमिट रहा है। लिखेंगे कब? 24 अगस्त 2002। 24 अगस्त 2002 को ये भारत के अगले राष्ट्रपति बने। इसके बाद 21 जुलाई 2007। 19 अगस्त रहेगा, 19 अगस्त 2002। ठीक, 21 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये कई बार लिखिएगा इसमें स्टार बना करके, 1952 से लेकर के 72 तक, 1952 से लेकर के 72 तक, फिर 1977 से लेकर के 2002 तक। ठीक, 10 बार विधायक रहे। 10 बार विधायक थे। 10 बार विधायक थे। कौन? भैरों सिंह शेखावत विधायक थे। ठीक, कहां से? अपने ही क्षेत्रों से, राजस्थान के क्षेत्रों से। ये 1952 से 72 के बीच और 77 से लेकर के 2002 के बीच 10 बार इन्होंने विधायक के रूप में काम किया। इसके बाद आगे लिखेंगे स्टार बना करके, 1974 और 77 के बीच। ठीक, 1974 और 77 के बीच क्या है? राज्यसभा के सदस्य रहे। क्या रहे? राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी काम किए। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें स्टार बना करके, 3 बार। ठीक, सीएम ऑफ राजस्थान, चीफ मिनिस्टर, यानी राजस्थान के क्या थे? मुख्यमंत्री थे 3 बार। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। कौन? भैरों सिंह शेखावत। आगे की तरफ अगर हम देखें तो ये बीजेपी के संगठन के जो क्या थे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था। उपाध्यक्ष, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी के संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था। संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। कौन? भैरों सिंह शेखावत। उपाध्यक्ष भी रहे। नोट करिएगा, बीजेपी
के संगठन के उपाध्यक्ष भी रहे भैरव सिंह शेखावत। आगे की तरफ अगर हम फिर इसमें देखें तो ये राजस्थान के कई किसान मोर्चे संगठनों का क्या रहे, उसमें भी अपने अहम पदों पर यानी भूमिका इन्होंने निभाया है। और 2007 में ये राष्ट्रपति के चुनाव भी लड़े और हार गए। ठीक, 2007 में राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे और हार गए। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए, राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए, राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए। कौन? यही भैरव सिंह शेखावत। आगे की तरफ इनके बाद 2007 के बाद जो उपराष्ट्रपति बने, देश के जो 12वें उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी साहब, ठीक, डॉक्टर हामिद अंसारी, वो जो बनेंगे वो 10 सालों तक लगातार रहेंगे। उनका दूसरा कार्यकाल फिर 2012 से स्टार्ट होगा और 2017 तक रहेगा। आइए देखते हैं उन्हीं उपराष्ट्रपतियों के विषय में। ठीक, आइए उन्हीं उपराष्ट्रपतियों के विषय में देखते हैं जो देश के 12वें उपराष्ट्रपति के रूप में भूमिका अपनी अदा की है, डॉक्टर हामिद अंसारी, जो कई देशों में उच्चायुक्त के रूप में भी काम किए। हामिद अंसारी, कोलकाता में इनका तो जन्म हुआ था, लेकिन माना जाता है कि हामिद अंसारी साहब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से संबंधित थे, लेकिन इनका जन्म कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक, आइए देखते हैं, नाम नोट करेंगे 12वें उपराष्ट्रपति के रूप में हामिद अंसारी साहब का। ठीक, हामिद अंसारी, ठीक, हामिद अंसारी, इनका जन्म कोलकाता में हुआ, लेकिन माना जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के कहां से? गाजीपुर से संबंधित थे। ठीक, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, ठीक, गाजीपुर जिले से संबंधित थे। कौन? हामिद अंसारी साहब। ठीक, देश के कई जगहों पर उच्चायुक्त के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके, पहले यहाँ जन्म लिख लीजिए। इनका जन्म 1937 में हुआ। ठीक, अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, खाली है। कार्यकाल लिखेंगे 13 अगस्त 2007 से 13 अगस्त 2007 से लेकर के इसके बाद 10 अगस्त 2017 तक, 10 अगस्त 2017 तक। अगर ये देखा जाए बीच में 2012 वाला दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है, अगस्त 2012 से दूसरा कार्यकाल इनका स्टार्ट हो जाता है, यही 2 बार रहते हैं। ठीक, तो अब तक देश में 2 राष्ट्रपति जिनका लंबा कार्यकाल रहा है, पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन का और फिर 12वें उपराष्ट्रपति जो हामिद अंसारी हैं इनका। आइए देखते हैं डॉक्टर हामिद अंसारी का देश में क्या योगदान रहा है। तो लिखेंगे भारतीय राजदूत के रूप में भी काम किए। 1961 में भारतीय राजदूत के रूप में काम किए, भारतीय राजदूत के रूप में काम किए, राजदूत के रूप में काम किए, भारतीय राजदूत के रूप में काम किए। ऑस्ट्रेलिया में जब इन्होंने राजदूत की भूमिका निभाई थी, आज भी इनको याद किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इन्होंने स्पीच भी दिया था, उसको याद किया जाता है। आगे की तरफ लिखेंगे 1980 और 85 में, 1980 और 85 के बीच, ठीक, 1980 और 85 के बीच भारत सरकार के प्रोटोकॉल के प्रमुख रहे। भारत सरकार के प्रोटोकॉल, ठीक, भारत सरकार का जो प्रोटोकॉल होता है उसके प्रमुख रहे, प्रोटोकॉल के प्रमुख रहे। ठीक, कौन? हामिद अंसारी साहब प्रमुख रहे। आगे की तरफ नोट करेंगे इसमें ऑस्ट्रेलिया को, वही हमने जो बताया, ऑस्ट्रेलिया के रूप में इन्होंने उच्चायुक्त के रूप में यानी राजदूत के रूप में जो वहां भारत की एक भूमिका अदा की, उसको आज भी याद किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इन्होंने भारत की भूमिका निभाई है, भारत का नेतृत्व किया है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत का कई बार नेतृत्व किया और उस पर स्पीच भी दिए। ठीक, फिर आगे ये जामिया मिलिया और जेएनयू, ठीक, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, दोनों में शिक्षक के रूप में भी काम किया, वहां पर प्रोफेसर के रूप में भी काम किया था डॉक्टर हामिद अंसारी साहब। ठीक, डॉक्टर हामिद अंसारी साहब। फिर इसके बाद इन्होंने AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लिखेंगे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे, वाइस चांसलर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। ठीक, कौन? हामिद अंसारी साहब। इसके बाद 1984 में इनको पद्मश्री दिया गया था। 1984 में देश में शिक्षा
और इनके मतलब शिक्षा को देखते हुए, योगदान को देखते हुए, क्योंकि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और जेएनयू के बीच में जब वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान जो दिया था उसकी वजह से, ठीक, तो 1984 में इनको क्या दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था। फिर 2006 और 7 में 2006 और 7 में 2006 और 7 में ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे, ठीक, 2006 और 7 में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे, नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे, आयोग के अध्यक्ष भी रहे, आयोग के अध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, ठीक, अल्पसंख्यक आयोग के क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे, कौन, हामिद अंसारी साहब। इसके बाद देश के अगले जो इसके बाद देखा जाए तो इनका 2 कार्यकाल हो गया, ठीक, कार्यकाल का मतलब है ये 2 बार, एक बार 12 के बाद 17 के बाद रहे, तो इन्हीं को मान लिया जाता है 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी। अगर 14वें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में देखा जाए तो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में भूमिका एम वेंकैया नायडू की आती है, क्या, 14वें। लेकिन अगर व्यक्ति के क्रम में देखा जाए तो 13वें होंगे, ठीक। कार्यकाल के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो कार्यकाल के हिसाब से 14वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू होंगे। आइए देखते हैं एम वेंकैया नायडू को भी, ठीक, एम वेंकैया नायडू देश के 13वें और 14वें राष्ट्रपति। आप कार्यकाल के हिसाब से अगर देखेंगे तो कार्यकाल के हिसाब से 14वें हो जाएंगे और व्यक्ति के हिसाब से 13वें, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, ठीक, कार्यकाल 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 के हिसाब से हम लिख दे रहे हैं क्या, 14वें, और ठीक व्यक्ति के हिसाब से दोनों क्रम पूछ लिए जाते हैं, व्यक्ति के हिसाब से क्या, 13वें, ठीक। कौन राष्ट्रपति लिखेंगे, एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। आइए, एम वेंकैया जो नायडू हैं ये आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से हैं, कहाँ, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, वहां पर एक जनपद पड़ता है नेल्लौर, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से हैं और हमेशा वहां के कल्चर में भी रहते हैं। आप देखे होंगे राज्यसभा में जितनी बार उनकी उपस्थिति रही है हमेशा ये धोती पर ही रहते हैं, ठीक। इनका जन्म जो हुआ है इनका तो 13 जुलाई 1949 को हुआ, क्या, 13 जुलाई 1949, 13 जुलाई 1949 को इनका जन्म हुआ है, मृत्यु अभी इनकी नहीं हुई है, ठीक। कार्यकाल इनका नोट करेंगे, कार्यकाल 8 अगस्त 2017 से लेकर 8 अगस्त 2017, ठीक, 2017 से लेकर के 10 अगस्त 2022 तक रहा है, क्या, 10 अगस्त 2022 तक, ठीक। इन्होंने कई बार अपने राजनीतिक जीवन में बहुत चीजें की भूमिका निभाई है, लेकिन हमको ज्यादा कुछ नहीं चर्चा करना है। इनके विपक्ष में जो लड़े थे वो गोपाल कृष्ण गांधी थे, ठीक, चुनाव हार गए थे जब इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था उसके विपक्ष में, ठीक। आगे की तरफ लिख लेंगे बस यहाँ पर स्टार बना करके, सन 2002 और 4 के बीच ये बीजेपी जो पार्टी थी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो बीजेपी पार्टी इसके क्या थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ठीक, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे एम वेंकैया नायडू, ठीक। आगे की तरफ इसमें लिख लेंगे ये बीजेपी सरकार में अनेक विभागों के मंत्री भी रहे, अनेक विभागों के मंत्री रहे, अनेक विभागों के मंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अनेक विभागों के क्या रहे हैं, मंत्री भी रहे। आगे की तरफ अगर हम देखें तो 15वें अब उपराष्ट्रपति के विषय में देखा जाएगा, मतलब अगले जो व्यक्ति हुए हैं 15वें, ठीक, 15वें जो उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में 22 में चुने गए जिनका नाम है जगदीप धनखड़, क्या, जगदीप धनखड़। ये 14वां और 13वां था। अब इनमें अगर परिवर्तन करेंगे हम तो व्यक्ति के रूप में 14वां हो जाएंगे और कार्यकाल के रूप में क्या हो जाएगा, 15वां, ठीक, 15वां और 14वां, ठीक। आइए, जिनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़, अभी जल्दी बने हैं, क्या, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ जो हैं ये कहाँ से हैं, तो ये राजस्थान के झुंझुनू से हैं, कहाँ से, राजस्थान के झुंझुनू से,
झुंझुनू, झुंझुनू एक वहां पर जनपद है झुंझुनू, झुंझुनू राजस्थान के झुंझुनू से हैं जगदीप धनखड़। ठीक, इसके बाद इनकी जो जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ 18 मई 1951 को, 18 मई 1951 को। अभी इनकी मृत्यु नहीं है, अभी तो वर्तमान में मान लीजिए फिलहाल उपराष्ट्रपति हैं। कार्यकाल इनका रहा है क्या 30 जुलाई, कहाँ गलती हो रही है इनका, हाँ धनखड़ अगस्त में, ठीक लिखिएगा 11 अगस्त, यही ना, हाँ 11 अगस्त 2022, 11 अगस्त 2022, 11/2022 से अब तक यानी अभी चल रहा है, देखिए कब तक चलता है। ठीक, ये रहा जगदीप धनखड़ जी। आगे की तरफ लिखेंगे 30 जुलाई 2019, 30 जुलाई 2019, 30 जुलाई 2019 से लेकर के 18 जुलाई 2022 तक, 18 जुलाई 2022 तक। ठीक, 30 जुलाई 2019 से लेकर 18 जुलाई 2022 तक ये क्या रहे, पश्चिम बंगाल के लिख लेंगे, यहाँ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इसके बाद यहाँ आ गए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया और 22 में ही चुनाव लड़ गए और यहाँ पर उपराष्ट्रपति बन गए। ठीक, आगे की तरफ लिख लेंगे स्टार बना करके इनके राजनीतिक जीवन में। और 1990 से 91 के बीच ये राज्य मंत्री के रूप में काम किए, भारत सरकार में राज्य मंत्री रहे। ठीक, कहाँ पर, भारत सरकार में। ठीक, भारत सरकार में क्या किए, राज्य मंत्री के रूप में भी काम किए हैं। आगे की तरफ किसके सरकार में एक तरफ से देख लिया जाए तो चंद्रशेखर के सरकार में भी ये मंत्री के रूप में काम किए हैं। पीएम जब चंद्रशेखर थे, ठीक, उनके सरकार के रूप में भी ये मंत्री के काम किए। इसमें राजस्थान है, वहां की विधानसभा के सदस्य भी चुने गए, राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी चुने गए 1993 के बीच, 93 से लेकर 98 तक। ठीक, विधानसभा में चुने गए थे, राजस्थान की विधानसभा में 93-98 के बीच चुने गए थे। फिर एक बार लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा में वही 1989 और 91 में जब आए थे, चंद्रशेखर की सरकार बनी 8 महीने के लिए, तो उसी में मंत्री भी ये रहे। ठीक, आज के लिए हम लोगों ने पूरे आज के सेशन में देखा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान में यही उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के, जगदीप धनखड़, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति की जो भूमिका निभा रहे हैं, जिनको उनका वेतन दिया जा रहा है, जगदीप धनखड़ हैं। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि जिनके व्यक्ति का 14वां रूप से कार्यकाल है और कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो 15वां है। ठीक, तो ये भूमिका अपनी अदा कर रहे हैं। ठीक, 15वें कि किसके रूप में, 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी, जो कहाँ से आए हुए हैं, जो राजस्थान के झुंझुनू से हैं। ठीक, और इसके पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। इनके करियर को आप भी देखते रहिएगा। अब आगे फिर मिलते हैं अगले सेशन में, आपको संसद के विषय पे चर्चा करते हुए। आज यहाँ उपराष्ट्रपति का सब कुछ सब्जेक्ट समाप्त होता है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने से संबंधित लोगों को बताएं। ठीक, जुड़ने के लिए हमसे हमारे क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद।